नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को रखा गया है और 1857 विद्रोह से संबंधित 40 प्रश्न आज के टेस्ट में रहने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न बीपीएससी टीआरई और साथ में बीपीएससी प्री में पूछे गए हैं। इसके अलावा विभिन्न आयोग द्वारा बीपीएससी के और साथ में अन्य विभिन्न आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको रखा गया है। इसके अलावा बिहार स्पेशल का जो हिस्ट्री होता है वहाँ से भी प्रश्न यहाँ पर आपके लिए रखे गए हैं। और इस क्लास के साथ में आपका बात करें तो 1857 का जो विद्रोह है ये टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हमने यहाँ पर रखा है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि हमने बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मॉक टेस्ट 1 में मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित आपकी क्लासेस ली थी। मॉक टेस्ट नंबर 2 में पॉलिटी से संबंधित क्लासेस ली थी। मॉक टेस्ट नंबर 3 करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लिया था हमने। और मॉक टेस्ट नंबर 4 आज मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 विद्रोह से हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं। और मॉक टेस्ट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट नंबर 5 में हम आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न लेकर आएंगे। और करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ना है, जहाँ से आपको प्रश्न दिए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छी रहे, साथ में जब आप प्रश्नों को अटेम्प्ट करें तो आप रिलेटेड भी फील करें, जैसा आपने जो है मॉक टेस्ट नंबर 3 में फील किया था। तो इसलिए हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में लिंक शेयर कर देंगे। जो भी आपको पढ़ना रहेगा, जैसे भी आपको पढ़ना रहेगा और उतना आपको पढ़कर आना रहेगा और उसी में से आपको हम जो है करंट अफेयर्स बीपीएससी पैटर्न पर बनाकर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अभ्यर्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं लाइव सेशन को जो है लाइव ही देख रहे होंगे। और ज़्यादातर अभ्यर्थी अगर हम बात करें तो 150 से 200 अभ्यर्थी ही लाइव सेशन में देखते हैं। और आज जैसा कि हमें उम्मीद है कि आज ये संख्या और भी कम होगी जो है। और फिर भी हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ज़्यादातर अभ्यर्थी बाद में देखते हैं, तो आप लोग जो है 9:30 बजे रात्रि अपना एक समय निकाल लिया कीजिए। 40 से 50 मिनट का समय लगता है और इस 40 से 50 मिनट के समय में आप लोग लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ा कीजिए, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो पहले नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिएगा। तो बात करें 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की, जिनको भारत का गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई थी। प्रथम जो है ये भारत के गवर्नर जनरल ये बने थे। और कब बने थे, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ये बने थे। 1833 से 35 के बीच में ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो 1828 में ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद 1833 के चार्टर अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। इसके अलावा बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का समय था और इनके समय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें से एक जो महत्वपूर्ण था वो था व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत जिसे हड़प नीति भी कहते हैं। तो व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति के कारण बहुत सारे जो रजवाड़े थे उनमें जो है रोष पनपा था। और साथ में बात करें जो झांसी की रानी थी उनका विरोध करने का और साथ में 1857 में क्रांति में भाग लेने का एक बड़ा कारण व्यपगत सिद्धांत ही था, जिसके तहत झांसी को भी हड़प लिया गया था। और अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय की संज्ञा भी इन्हें दी जाती है। तो 1856 से लेकर 1858 के मध्य ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और जब 1857 का विद्रोह होता है तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। दूसरा चीज़ है कि 1858 के अधिनियम से लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बना दिया जाता है और वायसराय के रूप में, भारत के पहले वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग 1858 से लेकर 1862 तक भारत के पहले वायसराय के रूप में काम करते हैं। तो भारत का पहला वायसराय पूछे या
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे या फिर 1857 की विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल पूछे, राइट आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने कहा था 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो गहरे अविश्वास में निहित था? ए नेशनल रिवॉल्ट रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? अगर आप एलिमिनेशन का प्रयोग करेंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर आराम से कर ले जाएंगे। आरसी मजूमदार का आप स्टेटमेंट जानते हैं कि उन्होंने क्या बोला था। बेंजामिन डिज़रायली की बात करें, बीडी सावरकर का भी स्टेटमेंट आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। तो यह स्टेटमेंट जो है चला जाएगा बेंजामिन डिज़रायली का। ये उस समय अपोजिशन लीडर थे। बेंजामिन डिज़रायली की बात करें तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब ये उस समय विपक्ष के नेता थे इंग्लैंड में, और इन्होंने क्या कहा था, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो गहरे अविश्वास में निहित था। तो यह स्टेटमेंट बेंजामिन डिज़रायली का है। बाकी बीडी सावरकर और आरसी मजूमदार से संबंधित आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। अंग्रेजों ने भारतीयों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को दबाने का फैसला किया। जमींदारों की रक्षा की नीति को समाप्त कर दिया गया। तो 1857 की विद्रोह के पश्चात अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था, साथ में भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दिया गया था। तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए सही है। अंग्रेजों ने भारतीयों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को दबाने का फैसला किया था। तो अंग्रेजों ने ऐसा कुछ भी करने का जो फैसला था इसको त्याग दिया था, छोड़ दिया था। तो ये आंसर नहीं होगा। और जो है जमींदारों की रक्षा की नीति को समाप्त कर दिया, तो ऐसा भी नहीं था। जमींदारों ने तो 1857 की क्रांति में भाग ही नहीं लिया था, तो उनकी रक्षा की नीति को समाप्त क्यों करेंगे अंग्रेज? तो राइट आंसर आपका तीसरे नंबर प्रश्न का ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी की उपाधि कब दी गई थी? ऑप्शन ए है 1858, ऑप्शन बी है 1877, ऑप्शन सी है 1876। अगर हम बात करें इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी की उपाधि कब दी गई थी, तो ये दिया गया था 1 जनवरी 1877। 1 जनवरी 1877 को पहला दिल्ली दरबार लगा था, प्रथम दिल्ली दरबार लगा था लॉर्ड लिटन के समय में, और लॉर्ड लिटन ने यहाँ दिल्ली दरबार आयोजित कराया था 1 जनवरी 1877 को, और जिसमें इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था, उपाधि दी गई थी, जिसमें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि दिल्ली दरबार में, प्रथम दिल्ली दरबार जो 1 जनवरी 1877 को हुआ था उसमें दिया गया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद राइट आंसर आपका 1877 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 1858 में क्या किया गया था। तो 1858 में ये बताया गया था कि अब जो भारत का शासन होगा वो क्राउन के अंतर्गत रहेगा, बाकी जो है उपाधि उस समय नहीं दी गई थी, ये कहने का मतलब है। तो चौथे नंबर प्रश्न का आंसर जब भी आपको आएगा तो 1 जनवरी 1877 ही मानना है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन करने की शक्ति छीन ली और भारत की साम्राज्ञी की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? तो भारत की साम्राज्ञी जो है कौन बना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिएगा, तो यहाँ पर महारानी की बात की, भारत की महारानी की उपाधि आपसे पूछा जा रहा है, दोनों में अंतर है। और यहाँ पर साम्राज्ञी की उपाधि यानी सम्राट कौन, साम्राज्ञी जो है कौन होगा जिसके अधीन शासन रखा जाएगा क्राउन के अंतर्गत। तो यहाँ पर इस समय पूछ रहा है कि जो है ब्रिटेन की साम्राज्ञी का नाम क्या था, ब्रिटेन की क्वीन का क्या नाम था, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। रानी एलिजाबेथ थी, रानी इसाबेला थी या रानी विक्टोरिया थी? तो बात करें जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को, तो उस समय रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने चार्टर प्रदान किया था। तो रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय ब्रिटेन की महारानी थी। इसके अलावा बात करें रानी विक्टोरिया इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो रानी विक्टोरिया 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन करने की शक्ति छीन ली जाती है।
ब्रिटिश संसद द्वारा, और भारत की साम्राज्ञी के अधीन जो भारत का शासन कर दिया जाता है, और भारत की साम्राज्ञी एक प्रकार से रानी विक्टोरिया बन जाती हैं, जिनके अंतर्गत क्राउन शासन को रखा जाता है। तो क्राउन शासन का मतलब ही होता है कि साम्राज्ञी, सम्राट या साम्राज्ञी के अधीन शासन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे? 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह जफर। अकबर द्वितीय की बात करें तो इनका समय था 1806 से 1837, और ये जो है इनके संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना आपको कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि देने वाले थे अकबर द्वितीय। इसके अलावा अगर हम बात करें बहादुर शाह प्रथम का, तो बहादुर शाह प्रथम जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो 1707 में गद्दी पर बैठे थे बहादुर शाह प्रथम। तो 1707 से 1711-12 तक का समय इनका माना जाता है। और बहादुर शाह जफर की बात करें तो 1837 से लेकर 57 तक ये जो है भारत के मुगल सम्राट थे। तो राइट आंसर आपका है बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह द्वितीय बोला जाता है, और इनके साथ एक उपमान रखता है जफर का। तो चाहे आप बहादुर शाह सेकंड बोलिए, द्वितीय बोलिए, या बहादुर शाह जफर बोलिए। तो 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड, दोनों में से कोई भी सही हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट बने थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के समय किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ये आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय में किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन ए है नाना साहेब, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है मंगल पांडे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नाना साहेब का, तो नाना साहेब का नाम था धोंडू पंत। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नाना साहेब का नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था? धोंडू पंत नाम था। और इसके अलावा बात करें रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तो रामचंद्र पांडुरंग तो तात्या टोपे जी का नाम था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की विद्रोह के दौरान नाना साहेब ने स्वयं को मुगल सम्राट का क्या घोषित कर दिया? तो यह जो है 15 मार्च वाले पेपर में जीएस पार्ट में पूछा गया था। तो 1857 की विद्रोह के दौरान नाना साहेब ने स्वयं को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। और इस प्रश्न को लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर पेशवा ही है। आपको वजीर या नायब डिप्टी में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाना साहेब ने स्वयं को मुगल सम्राट का पेशवा ही घोषित किया था। और कब किया था? तो 5 जून 1857। ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 जून 1857 को नाना साहेब ने स्वयं को पेशवा घोषित किया था। और बात करें नाना साहेब का, तो नाना साहेब मराठा थे, और मराठा में पेशवाई का प्रथा चलता है। तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई मराठा होगा तो वो अपने यहाँ जो भी प्रथा चलती है, अगर वहाँ पेशवाई चलता है तो पेशवाई का पद लेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो राइट आंसर हर प्रकार से पेशवा ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 1857 की विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए क्या होगा। साहेब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया गया था? खान बहादुर खान को, बख्त खान को, या मौलवी अहमदुल्ला को? तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा जनरल बख्त खान, जो कि वास्तविक रूप से बात करें तो दिल्ली में नेतृत्व किसने प्रदान किया था? वास्तविक रूप से तो जनरल बख्त खान ने वास्तविक रूप से नेतृत्व प्रदान किया था। और बहादुर शाह जफर ने साहेब आलम बहादुर का खिताब बख्त खान को या जनरल बख्त खान को दिया था। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में महारानी की उद्घोषणा को पढ़कर कब सुनाया था? तो ये सवाल आपसे पूछा भी गया था, तैयारी में ही पूछा गया है। और बात करें ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो 1 नवंबर 1858,
1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में महारानी की उद्घोषणा को पढ़कर सुनाया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नवंबर 1858। टीआरई में पूछा गया सवाल है। और इलाहाबाद में दरबार लगा था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ पर दरबार लगा था? इलाहाबाद में दरबार लगा था। महारानी की उद्घोषणा को पढ़कर सुनाया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और क्या घोषणा किया था 1 नवंबर 1858 को कि महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को जो है ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में अब लेंगी। मतलब इस तरीके से घोषणा किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? लखनऊ, झांसी या मेरठ? तो 1857 की क्रांति किस दिन प्रारंभ हुई? तो जब आपसे दिन पूछेगा 10 मई 1857। और कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। और मेरठ में अगर बात करें तो नेतृत्व किसने प्रदान किया था 1857 की क्रांति को? तो मेरठ में चौधरी कदम सिंह ने। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चौधरी कदम सिंह ने मेरठ में नेतृत्व प्रदान किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बागपत जिले में, जो कि उस समय मेरठ का ही भाग था, तो शाह अमल नाम के एक व्यक्ति थे, ये भी टीआरई में पूछा गया है। तो बागपत वाले क्षेत्र में, जो कि आज तो अलग हो गया है, उस समय मेरठ का पार्ट था, तो शाह अमल उस इलाके में एक्टिव थे। लखनऊ आपको मालूम ही है कि बेगम हजरत महल की वजह से, और झांसी वाला क्षेत्र तो झांसी की रानी। और 1857 की क्रांति सबसे पहले 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को किस दिन बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दे दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। 29 मार्च 1857, 31 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857। तो मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों को हमला करने के लिए जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। दिया जाना था 18 अप्रैल को, लेकिन असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। जो भी कैदी वगैरह थे उनके अंदर जो है जोश बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जो भी घटनाएं हुई थी, इसलिए 18 अप्रैल की जगह 8 ही अप्रैल 10 दिन पहले ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो राइट आंसर 8 अप्रैल 1857 है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, जिसके वजह से उनको 8 अप्रैल को फांसी हुई थी? ये आपको बताना है। वो अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857, ये डेट आपको मालूम होनी चाहिए कि मंगल पांडे ने कब हत्या की थी ब्रिटिश अधिकारी की? 29 मार्च 1857। और यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, डायर तो थे ही नहीं उस समय, सॉन्डर्स भी उस समय जिंदा नहीं थे, पैदा ही नहीं हुए थे। तो लेफ्टिनेंट सैंडर्स और लेफ्टिनेंट डायर, ये दोनों के दोनों 1857 की क्रांति के समय पैदा ही नहीं हुए थे। तो ये तो आपके ऑप्शंस में होंगे नहीं। तो राइट आंसर आपका है लेफ्टिनेंट बॉग। तो लेफ्टिनेंट बाग जो है इनकी हत्या की थी मंगल पांडे ने। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, किस स्थान पर? बैरकपुर में मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग को तलवार से मारा था और मेजर ह्यूसन को गोली मार दिया था। तो दो लोग थे, लेफ्टिनेंट बाग थे और मेजर ह्यूसन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मंगल पांडे किस पैदल सेना नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपको। मंगल पांडे 32वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे या 31वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे? नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, और ये बंगाल वाली पैदल सेना से रिलेटेड थे। तो BNI 34 BNI से संबंधित थे। तो राइट आंसर है 34th नेटिव इन्फेंट्री, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से ये संबंधित थे। और यहाँ पर जो है आंसर आपका बी होगा, यहाँ पर सी हो गया, उससे कोई फर्क नहीं है। बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबंधित थे मंगल पांडे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बेल्लोर विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने का विद्रोह था, जो किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना है बेल्लोर विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ कब किया गया था। भारतीय सैनिकों द्वारा ये पहला बड़े पैमाने का विद्रोह माना जाता है। 1806, 1824 या 1857? तो बेल्लोर म्यूटिनी की बात करें तो ये हुआ था 1806 को। राइट आंसर ए है।
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 10 जुलाई 1806 को बेल्लोर विद्रोह हुआ था। 1857 की विद्रोह से पहले भी कुछ विद्रोह की घटनाएं हुई थी जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो 10 जुलाई 1806 को बेल्लोर विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड मिंटो के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, या सर जॉर्ज बार्लो के समय में? तो यहाँ पर बात करें बेल्लोर का विद्रोह 1806 अभी आपने देखा है। लॉर्ड विलियम बेंटिक तो 1828 से 35 तक गवर्नर जनरल थे। यहाँ गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर जॉर्ज बार्लो की बात करें तो वो गवर्नर जनरल थे इस समय, और राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, जॉर्ज बार्लो। और ये 1805 से लेकर 1807 तक जो है ये गवर्नर जनरल थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेल्लोर के विद्रोह के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे, और ये गवर्नर जनरल के संदर्भ में पूछा जा रहा है। और इसके अलावा आपको एक फैक्ट और भी ध्यान रखना कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ये उस समय मद्रास के गवर्नर थे। मद्रास के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक जब ये घटना हुई थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास के गवर्नर थे और मद्रास में ही बेल्लोर का विद्रोह हुआ था। और गवर्नर जनरल जब आपसे पूछेगा तो सर जॉर्ज बार्लो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 47वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने भारत से बर्मा जाने के लिए मना कर दिया था? बैरकपुर विद्रोह पूछा जा रहा है आपसे एक हिसाब से कि कब हुआ था। तो 47वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने इसमें भारत से बर्मा जाने के लिए मना कर दिया था। प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 के मध्य, उसी समय ये घटना हुई थी। राइट आंसर बी है 1824। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के दौरान ये घटना हुई थी। अगला है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो किसने जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम माना है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस माना है? तो तिलक तो है नहीं, आरसी मजूमदार भी नहीं है। राइट आंसर आपका सी है, बीडी सावरकर। ये सभी आपको मालूम है, बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है यह सवाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और बीडी सावरकर का आपको पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी पुस्तक है, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1909। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बीडी सावरकर की पुस्तक जो 1857 की क्रांति पर है उसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रकाशन 1909 में, और इसी में इन्होंने जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है 1857 की क्रांति को। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो कॉन्स्पिरेसी की जो है संज्ञा किसने दी थी? और एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहकर संबोधित किया था 1857 के विद्रोह को। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका राइट आंसर है सर जेम्स आउट्रम। पूछा गया सवाल है, सर जेम्स आउट्रम और विलियम टेलर दो व्यक्ति हैं इसमें जिन्होंने बोला था। तो सर जेम्स आउट्रम और विलियम टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र या षड्यंत्र की संज्ञा दी है। राइट आंसर इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19 में राइट आंसर नन ऑफ दीज है। इसके अलावा टी.आर. होम्स का आपको ध्यान रखना है। टी.आर. होम्स ने क्या बोला था? तो 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ, घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ, ऐसा कहने वाले थे एस.एन. सेन। राइट आंसर यहाँ पर एस.एन. सेन हो जाएगा। अगेन आप एलिमिनेशन कर सकते थे, एलिमिनेट करके ऑप्शन तक पहुँच सकते थे। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न का। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो किसने जो है 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? डॉक्टर एस.एन. सेन, सावरकर, आर.सी. मजूमदार। तो अगेन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। वहाँ से आप सावरकर की बात करें तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। एस.एन. सेन ने बोला कि ये धर्म के संघर्ष से स्टार्ट हुआ फिर स्वतंत्रता संग्राम में कन्वर्ट हो गया। आर.सी. मजूमदार ने बोला था ना तो ये पहला था, ना तो ये राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। याद आ गया होगा आपको। तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। 21 नंबर प्रश्न में राइट आंसर सी हो जाएगा। आर.सी. मजूमदार ने क्या बोला था 1857 के विद्रोह को लेकर?
तो ना तो यह पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये स्टेटमेंट है जो आपसे पूछा गया है। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह किसने माना था? तो सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह किसने माना है? LER रीस, सर जॉन लॉरेंस और सीली TR होम्स। तो TR होम्स का भी हमने देखा बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष माना इन्होंने। और सभ्यता, सभ्य लोग जो है घर में रहते हैं, होम में रहते हैं, इस प्रकार TR होम्स याद कर सकते हैं। याद करने का एक तरीका हमने बता दिया, सभ्य लोग घर में रहते हैं, तो TR होम्स का स्टेटमेंट है बर्बरता और सभ्यता के बीच में संघर्ष। ये आपको याद हो गया होगा। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह माना है। तो सीले होगा यहाँ पर, सीली नहीं है, सीले है। तो सर जॉन लॉरेंस और सीले ने सिपाही विद्रोह माना है 1857 के विद्रोह को। अगला सवाल है 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो कहाँ पर भेज दिया गया था? नेपाल में, लंदन में या रंगून में? तो 23 नंबर की बात करें तो 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया था। राइट आंसर सी है। अगले सवाल पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली, ग्लैडस्टोन या लॉर्ड पामस्टोन? तो अभी हमने ऊपर चर्चा किया था कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बेंजामिन डिज़रायली कौन थे? तो ये विपक्ष के नेता थे और इनसे संबंधित कथन हमने ऊपर चर्चा कर लिया है। और बात करें लॉर्ड पामस्टन की, तो लॉर्ड पामस्टन 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड पामस्टोन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 की विद्रोह के नेतृत्वकारी के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? और इस प्रकार से इस बार 17वीं BPSC में पूछा गया था। पहला विकल्प उसमें वीर कुंवर सिंह का था, तो वो तो आपको मालूम ही है, तो इसलिए उसको हमने यहाँ पर नहीं रखा है। अब ऑप्शन आपको बताना है क्या आंसर होगा। सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। हजरत महल लखनऊ सही सुमेलित है। खान बहादुर खान बरेली सही सुमेलित है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद जो कि आज का अयोध्या है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जब तीनों सही हैं तो सही सारे सुमेलित हैं, तो 25 में राइट आंसर नन ऑफ दीस हो जाएगा। नाना साहेब कानपुर में और मनी राम दीवान ये असम में एक्टिव थे, नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, बहादुर शाह जफर के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था? तो वास्तविक नियंत्रण किसने किया था? तो ये थे जनरल बख्त खान। राइट आंसर हो जाएगा, जिनको साहिब आलम बहादुर की उपाधि दी थी बहादुर शाह जफर ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बख्त खान को कमांडर इन चीफ माना जाता है। इलाहाबाद वाले क्षेत्र में किसने जो है नेतृत्व प्रदान किया था? तो मौलवी लियाकत अली। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के दौरान आजमगढ़ की घोषणा कब हुई थी? ये आपका NCERT में भी आपको मिल जाएगा। 1857 की क्रांति वाले चैप्टर में कब हुई थी आजमगढ़ की घोषणा, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने पर जोर दिया गया था? और 25 अगस्त 1857, 25 मई 1857 या 25 जुलाई 1857? तो 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ की घोषणा प्रकाशित हुई थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? बिहार स्पेशल से देख लेते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न। तो बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं, 5वां ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज है, तो ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन हैं, इस बार चेंज है ऑप्शन। तो दानापुर प्रभावित क्षेत्र था, यहीं से तो सैनिक स्टार्ट किए थे। देन वो सैनिक आरा पहुँचे थे, जहाँ पर वीर कुंवर सिंह ने ज्वाइन किया था। भोजपुर भी प्रभावित क्षेत्र था, भोजपुर आरा प्रभावित क्षेत्र था। मुंगेर की अगर हम बात करें तो ये बिहार का वह क्षेत्र था जो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था, आप प्रभावित रहा था एक हिसाब से। तो राइट आंसर डी है मुंगेर। मुंगेर में 1857 विद्रोह की जो है कोई सीरियस घटना या वैसे नॉर्मल कोई घटना नहीं हुई थी, अप्रभावित रहा था। इसके अलावा पटना प्रभावित क्षेत्र था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? BPSC सिविल सर्विसेज में पूछा गया सवाल है, हालांकि उसमें
गलत आंसर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा, और जो वहाँ पटना माना गया था, तो पटना किसी भी हिसाब से नहीं, क्योंकि कुंवर सिंह पटना कभी गए ही नहीं 1857 के विद्रोह के दौरान। तो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में जिस जगह से शामिल हुए थे वो था आरा। और हुआ कहाँ क्या था, तो दानापुर में जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया, विद्रोह करके आरा पहुँचते हैं, और आरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, आरा का जो मुख्यालय है उस पर कब्जा किया था कुंवर सिंह के नेतृत्व में। तो राइट आंसर 29 में ए हो जाएगा। 25 जुलाई को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया था, आरा की तरफ ये चल पड़े थे। फिर आरा में इनको वीर कुंवर सिंह मिलते हैं, और 27 जुलाई 1857 को वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में आरा मुख्यालय की घेराबंदी कर कब्जा कर लिया जाता है। उस समय आरा मुख्यालय में जो अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था डनवर को मार के भगा दिया था। तो डनवर उस समय आरा में मौजूद थे जिनको मारकर भगा दिया था। 27 जुलाई 1857 को आरा पर कब्जा हो गया था वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में सैनिकों का। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह किया था। यह आपको बताना है कि 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह करने वाले कौन थे, तो कुंवर सिंह थे, विलायत अली थे या पीर अली थे। तो कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह तो 27 जुलाई 1857 को विद्रोह में शामिल होते हैं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह जो किए थे वो थे पीर अली। तो पीर अली जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पीर अली ने किया क्या था, तो विद्रोह किया था, अफीम एजेंट के मुख्य सहायक थे डॉक्टर लॉयल, उनकी हत्या कर दी थी। फिर है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो 1857 का जब विद्रोह शुरू हुआ तो उस समय बात करें तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। और नन ऑफ दीज में भी अगर हम बात करें तो असल में क्या आंसर होगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो जब 1857 का विद्रोह होता है और कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह ने आरा पर कब्जा किया। सबसे पहले कब कब्जा किया, अभी हमने चर्चा किया था 27 जुलाई 1857 को। तो 27 जुलाई 1857 को आरा पर कब्जा जब हो गया तब विंसेंट आयर को भेजा गया था। तो विंसेंट आयर ने 3 अगस्त 1857 को आरा पर पुनः कब्जा कर लिया था। तो आरा वापस ले लिया था विंसेंट आयर ने 3 अगस्त 1857 को, और विंसेंट आयर को वीर कुंवर सिंह के खिलाफ भेजा गया था। अब विंसेंट आयर की मुलाकात वीर कुंवर सिंह से भी होगी, वो अगले प्रश्न में है। तो विंसेंट आयर को भेजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 3 अगस्त 1857 को आरा पर पुनः कब्जा अंग्रेजों का हो जाता है। फिर है मेजर विंसेंट आयर के नेतृत्व में 13 अगस्त 1857 को किस स्थान पर कुंवर सिंह को पराजित होना पड़ा था। तो 13 अगस्त 1857 वह दिन था जब मेजर विंसेंट आयर, जिनको जो है वीर कुंवर सिंह के खिलाफ भेजा गया था, उन्होंने कुंवर सिंह को पराजित कर दिया था। और ये कहाँ पर उस समय वीर कुंवर सिंह थे, तो आरा तो छोड़ चुके थे उस समय, जगदीशपुर में यह युद्ध हुआ था। तो 13 अगस्त 1857 को वीर कुंवर सिंह कहाँ पर पराजित हुए थे, जगदीशपुर में। यहाँ से वीर कुंवर सिंह जो है उत्तर प्रदेश के लिए निकल पड़े थे। यहाँ से जो है पटना जो है जो भी रास्ता उन्होंने अपनाया था ध्यान नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ से जब जगदीशपुर में हार का सामना करना पड़ा तो ये यहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर एक अच्छा खासा जो है युद्ध करते हुए विजयी होते हुए वापस लौटते हैं। तो मेजर विंसेंट आयर के नेतृत्व में 13 अगस्त 1857 को जगदीशपुर में कुंवर सिंह को पराजित होना पड़ा था। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये किसका कथन है ये आपको बताना है। तो मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। वन मैन आर्मी की बात यहाँ पर की जा रही है, और जगदीशपुर का वन मैन आर्मी कौन था, तो वो थे वीर कुंवर सिंह। अमर सिंह की बात करें तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1858 में अमर सिंह ने विद्रोह को आगे बढ़ाया। हरे कृष्णा सिंह जो है ये वीर कुंवर सिंह के सेनापति थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वीर कुंवर सिंह के सेनापति कौन थे, हरे कृष्णा सिंह। अमर सिंह वीर कुंवर सिंह के भाई थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है, TRE 1 में पूछा गया सवाल है। सिंपल एलिमिनेशन आप लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, ये सब कहानी 1857 विद्रोह के नायकों की है। जवाहरलाल नेहरू तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। MN रॉय की भी बात करें तो कहाँ पैदा हो जाएंगे। MN रॉय के बारे में आप 1930 ऑनवर्ड्स देखते हैं। 1934 में सबसे पहले संविधान सभा के बारे में बताया।
संविधान सभा का कॉन्सेप्ट वगैरह दिया इन्होंने भारत के लिए। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 1912 का जो बाकी पूरा अधिवेशन था, ये पहली बार कांग्रेस में जो है पहला अधिवेशन इन्होंने जो जिसमें ये शामिल हुए थे। तो 1857 विद्रोह का ये इनसे कोई लेना देना आपको लगेगा भी नहीं, तो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते थे। राइट आंसर आपका काली किंकर दत्त है। ऑप्शन हमने सेम रखा जो भी आपका टीआरई में पूछा गया था। काली किंकर दत्त की बात करें तो ये बिहार के इतिहासकार हैं जिन्होंने जो है 1857 विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। इसके अलावा जो है स्वतंत्रता संग्राम पर भी इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनके बारे में हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है। तो काली किंकर दत्त राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीर कुंवर सिंह का विजय दिवस कब मनाया गया है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये। तो वीर कुंवर सिंह का विजय दिवस 21 अप्रैल, 23 अप्रैल या 26 अप्रैल। तो वीर कुंवर सिंह का विजय दिवस ये कब मनाया गया है? तो वीर कुंवर सिंह का विजय दिवस 23 अप्रैल 2025 को पटना में मनाया गया है। स्थान भी याद रखना है, कहाँ पर मनाया गया है? पटना में मनाया गया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए थे। 23 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित सूर्य किरण और आकाश गंगा टीम द्वारा अद्वितीय हवाई प्रदर्शन भी किया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना की कौन सी टीम थी? तो सूर्य किरण और आकाश गंगा ने हवाई प्रदर्शन किया था। जाके यूट्यूब वगैरह पे आप देख भी सकते हैं पूरा वीडियो इसका। 23 अप्रैल 2025 को हुआ था। अब ये 23 अप्रैल 2025 को विजय दिवस मनाया क्यों गया था? हर साल मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है ये आपको इस सवाल में पता चलेगा। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के निकट अपने अंतिम युद्ध में वीर कुंवर सिंह ने किसे पराजित किया था? अब आपको बताना है 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के निकट अपने अंतिम युद्ध में वीर कुंवर सिंह ने किसे पराजित किया था? तो वीर कुंवर सिंह अपने अंतिम युद्ध में विजयी हुए थे। ये लड़ा गया था 23 अप्रैल 1858 को। इसी की याद में हर वर्ष 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह का विजय दिवस मनाया जाता है। और ये इस समय थे कैप्टन ली ग्रांट। तो कैप्टन ली ग्रांट को इन्होंने पराजित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिगेडियर डगलस कौन था? जिन्होंने जो है वीर कुंवर सिंह पर गोली चलाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप इनके हाथ पर गोली लग गई थी। बाद में इन्होंने अपने हाथ को गंगा में जो है समर्पित कर दिया था काट कर। तो ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। तो ब्रिगेडियर डगलस ने गोली चलाई थी। डनौर की बात करें तो आरा में ये पराजित हुए थे वीर कुंवर सिंह से। कैप्टन ली ग्रांट को वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के निकट अपने अंतिम युद्ध में 23 अप्रैल 1858 को पराजित किया था। इसी की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 15 मार्च को पूछा गया था सवाल ये। तो वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो आपको रटा होना चाहिए। 23 अप्रैल 1858 को इन्होंने अपना अंतिम युद्ध लड़ा। 21 अप्रैल को इनको गोली लगी थी। 21 अप्रैल को गोली लगती है, हाथ काट देते हैं। 23 अप्रैल को अंतिम युद्ध लड़ा। 26 अप्रैल 1858 को उसी इन्फेक्शन से इनका देहांत हो जाता है। तो 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह जी का देहांत हो जाता है। और इस प्रकार से जो है बिहार के सबसे बड़े नायक जो 1857 की क्रांति के रहते हैं उनका जो है देहांत होता है। और आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिनको वीर कुंवर सिंह की जो कहानियां हैं बड़ी अजीब सी लगती होंगी, क्योंकि 80 साल के जो कि 80 साल में इंसान बुजुर्ग हो जाता है, चल फिर नहीं पाता है। उस उम्र में 80 साल के वीर कुंवर सिंह ने जिस शौर्य का परिचय दिया, जिस तरीके से नेतृत्व प्रदान किया, बहुत ही अद्वितीय था, बहुत ही साहसी था। और इस प्रकार के वीर इतिहास में ज़्यादा पैदा होते नहीं हैं। इसलिए वीर कुंवर सिंह के बारे में आयोग बार बार आपसे प्रश्न पूछता है। केवल बीपीएससी ही नहीं, अलग अलग आयोग वीर कुंवर सिंह के बारे में सवाल पूछते हैं। और पूछे जाने का कारण भी है कि इतने जब इंसान अपने अंतिम समय में होता है तब वीर कुंवर सिंह ने उसको यादगार बना दिया। तो 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह जी का देहांत हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किसी सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया था। तो पहला चीज़ तो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि 1857 का जो विद्रोह था, पटना के कमिश्नर कौन थे? पहला सवाल तो वो थे विलियम टेलर। और किसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया था? तो ये 7 जुलाई 1857 को फांसी पर लटकाया था पीर अली को। पीर अली ने 3 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था पटना में। 3 जुलाई 1857 को जब पटना में विद्रोह किया तो पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने इनको गिरफ्तार कराया और 7 जुलाई 1857 को सरेआम फांसी दे दी गई थी। तो राइट आंसर पीर अली है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
और यहाँ पर हमने विलायत और इनायत अली के बारे में देखा। तो बिहार स्पेशल से रिलेटेड जो है आप देख लीजिए, इस बार टीआरई में प्रश्न पूछा गया था वहाबी आंदोलन का जो है केंद्र कहाँ पर था, तो आंसर था पटना। एससीईआरटी से पूछा गया है, तो पटना में जो है पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र था। वहाबी आंदोलन के नेता कौन थे बिहार में या पटना में, तो विलायत और इनायत अली, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे सैयद अहमद बरेलवी। तो याद रखिएगा, वहाबी आंदोलन को शुरू किसने किया था, सैयद अहमद बरेलवी ने। और जो है ये यूपी के थे सैयद अहमद बरेलवी। और फिर पटना में वहाबी आंदोलन जो है सेंटर था, केंद्र था, जहाँ पर विलायत अली और इनायत अली दो भाई थे जिन्होंने वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है हंटर आयोग, वुड डिस्पैच या पील आयोग। तो हंटर आयोग की बात करें तो 1882 में आया था, शिक्षा से रिलेटेड है। वुड डिस्पैच 1854 में आया है, शिक्षा से रिलेटेड है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना का पुनर्गठन कैसे होगा, सैनिकों को कैसे अरेंज किया जाएगा, ये पील आयोग से संबंधित है। राइट आंसर सी है। अगेन आप एलिमिनेशन करके पहुंच सकते थे। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे बाबू साहेब और तेगवा बहादुर के नाम से जाना जाता है। तो बाबू साहेब या तेगवा बहादुर के नाम से किसे जाना जाता है, तो जगजीवन राम को बाबू जी के नाम से जाना जाता है। तो जब आपसे बाबू जी पूछेगा तो जगजीवन राम हो जाएंगे। पीर अली का कुछ ऐसा नाम मिलता नहीं है। बाबू साहेब या तेगवा बहादुर के नाम से वीर कुंवर सिंह को जाना जाता है। तेगवा बहादुर आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अब जान गए होंगे, पिछले भी पहले वाले मॉक टेस्ट में भी हमने चर्चा किया था। तो बाबू साहेब और तेगवा बहादुर के नाम से वीर कुंवर सिंह को जाना जाता है। और इसके अलावा बिहार का सिंह भी अगर आपसे पूछेगा तो बिहार का सिंह किसे कहा जाता है, तो वीर कुंवर सिंह को। क्लियर है। आज के 40 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो भी अभ्यर्थी आज लाइव सेशन में है कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। 40 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले जो है लाइव सेशन में, जिसमें हम मॉक टेस्ट नंबर 5 लेकर आएंगे, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न उसमें होंगे। और हम आपको अपडेट कर देंगे टेलीग्राम में कि कहाँ से ये प्रश्न आपके बनेंगे। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।